हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो आपका जिसने भी मतलब HNBO का ANM और GNM का एग्जाम दिया था तो उनको कितनी कितनी रैंक पर जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकती है आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ANM और GNM के लिए भी बना दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ ताकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर आपकी इतनी रैंक है, इसके अंदर आ रही है आपकी रैंक, तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट 100% अलॉट हो जाएगी फर्स्ट काउंसलिंग में। ठीक है, और आपको ये भी बता दूंगा कि भाई आपकी अगर इतनी रैंक है तो आप काउंसलिंग करवा लो, और उससे ज़्यादा अगर है तो मत करवाओ, वैसे आपकी इच्छा है। अगर आप कैपेबल हो, फाइनेंशियली कैपेबल हो तो ज़रूर करवा लेना। ठीक है, सिर्फ 1500 की बात है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन किस्मत का कुछ नहीं पता होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं ANM का डिस्कशन कर रहा हूं और ANM को करने के बाद जो है इसी वीडियो में GNM को करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग जो है एंड तक देखना। तो ANM की जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 165 है। ये सारा ऑफिशियल डेटा है, जो आपकी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग ये मैंने प्रिपेयर किया है। तो ANM की आपकी टोटल सीट्स 165 है। ठीक है, जिसमें से अगर हम ओपन कोटा की बात करें तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 63 हैं, SC कैटेगरी की 28 हैं, OBC की 21 है, ST की 2 हैं और EWS की 14 सीट्स हैं। अगर हम वुमेन कोटा की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से 23 सीट्स हैं, SC कैटेगरी से 8 सीट हैं, OBC से 2 सीटें हैं, ST की कोई भी सीट नहीं है वुमेन कोटा में, और EW से जो है 1 सीट है, और DPW कोटा की सिर्फ 1 ही सीट है, वो भी आपकी अनरिजर्व में है, और ऑर्फन कैटेगरी की भी 1 ही सीट है जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, और PH कैटेगरी यानी कि जो PWD कैटेगरी है उसकी भी 1 ही सीट है जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से सीट है। ठीक है, तो ये सारे कोटा और कैटेगरीज मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं रैंक की। तो देखो, अगर ओपन कोटा से अलॉटमेंट होता है आपका, ठीक है, अगर आपको ओपन कोटा की सीट मिलती है तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जो है 63 रैंक तक जो है कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी कंफर्म। ठीक है, अगर आप SC कैटेगरी से हो और ओपन कोटा से फाइट कर रहे हो तो आपको जो है 210 रैंक तक आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से हो अगर आप, तो ओपन कोटा से जो है 127 रैंक तक जो है आपको आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ST कैटेगरी से हो तो आपको 209 रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। और अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो ओपन कोटा से जो है आपको 270 रैंक तक अलॉट हो जाएगी। तो ये हमने ओपन कोटा की बात करी। ओपन कोटा का मतलब है कि इसमें जो है आपके सारे मेल कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड के बाहर के हो, या उत्तराखंड के जो भी बाहर के बाकी सारे लोग हैं वो सब ओपन कोटा से ही फाइट कर सकते हैं, तो उन सब के लिए भी ये है। और बाकी जिनकी रैंक इसके अंदर आ रही है वो भी ओपन कोटा की सीट ही अलॉट उनको होगी। ठीक है, तो ओपन कोटा के हिसाब से इस रैंक तक जो है अलग अलग कैटेगरी की आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट सीट होगी। अब मैं अगर बात करूं काउंसलिंग की, ठीक है, तो अगर आप ओपन कोटा से हो तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मतलब अगर आपकी जो है 100 के आसपास भी रैंक आ रही है तो आप काउंसलिंग करवा लेना। SC कैटेगरी से आप 300 350 रैंक तक करवा लेना। OBC से जो है 150 से 200 की रैंक अगर आपकी आ रही है तब भी काउंसलिंग करवा लो, और ST कैटेगरी के लिए 250 300 या 350 तक भी आ रही है, या 400 रैंक तक भी आ रही है आपकी ओपन कोटा में अगर आप हो तब भी आप काउंसलिंग करवा लेना। और EWS कैटेगरी के लिए अगर आपकी 350 400 रैंक तक भी आ रही है तो आप काउंसलिंग करवा लेना। ठीक है, तो ये हमने ओपन कोटा की बात करी। अब नेक्स्ट हमारा वुमेन कोटा। तो वुमेन कोटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग जो है अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हो, ठीक है, वुमेन कोटा का मतलब यह है ऐसी गर्ल कैंडिडेट जो जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो अगर उनको ओपन कोटा के अंदर सीट नहीं मिलेगी तो उनको जो है वुमेन कोटा से सीट अलॉट की जाएगी। तो वुमेन कोटा में जो है इस तरीके से सीट अलॉट होने वाली है कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप होगे तो आपको 114 रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। SC कैटेगरी से हो गया तो 258 रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से हो गए तो 132 रैंक तक सीट मिल जाएगी, और EWS कैटेगरी से हो तो 282 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब मैं बात करूं कि काउंसलिंग किसे करानी चाहिए वुमेन कोटा में अगर आपको सीट लेनी है। ठीक है, मतलब अगर आपको ओपन कोटा से नहीं मिलती है और आप सोच रहे हो कि वुमेन कोटा से मिल जाए, तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 150 रैंक तक करवा लेना, और SC कैटेगरी से हो तो आप जो है 300 से 400 रैंक भी, अगर आप 400 तक अगर रैंक आ रही है तो आप करवा लेना। OBC कैटेगरी से हो तो 150 से 200 के बीच में, मतलब 200 तक रैंक आपकी है तो आप काउंसलिंग के लिए करवा लेना। और EWS कैटेगरी से तो आप 350 से 400 के बीच भी अगर रैंक आ रही है आपकी तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर लेना। ठीक है,
जिसने भी काउंसलिंग की वीडियो नहीं देखी है कि चॉइसेस कैसे फिल करनी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, तो वो भी मैं प्रीवियसली अपलोड कर चुका हूं दिन में, तो जिसने नहीं देखी होगी तो वो देख लेना अगर जिसको हेल्प चाहिए। अब बात करें अगर डीपीडब्ल्यू और पीएच कोटा की, यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कोटा है, और जो आपका डीपीडब्ल्यू कोटा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है डीपीडब्ल्यू कोटा में जो है 478 रैंक तक सीट मिल जाएगी, और पीएच कोटा में जो है 370 रैंक तक जो है सीट मिल जाएगी, जो जिसने भी डीपीडब्ल्यू और पीएच कोटा फिल करा हुआ। ठीक है, तो ये हमने एएनएम का पूरा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपको आइडिया लग गया है कि, और डीपीडब्ल्यू और पीएच कैंडिडेट्स जो भी हैं वो सभी काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स हैं नहीं, 2 या 3 कैंडिडेट्स ही हैं, तो सभी काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि एक भी कैंडिडेट अगर सीट छोड़ता है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीएनएम की। एएनएम हमारा कंप्लीट हो गया, अब है हमारा जीएनएम। तो देखो जीएनएम की जो टोटल सीट्स है वो आपकी 154 है। ठीक है, और पहले ये कम थी, तो सभी कॉलेजेस में क्या है, हर कोर्स के अंदर 10-10% सीट्स बढ़ा दी गई हैं। तो जीएनएम की टोटल सीट्स आपकी 154 है, जिसमें से 122 आपकी फीमेल की सीट्स हैं और 32 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। तो मेल वाली सीट ना तो फीमेल को मिल सकती है और ना फीमेल वाली सीट जो है वो मेल को मिल सकती है। तो इन दोनों का अलग अलग जो है मैंने अलॉटमेंट का मतलब वो बनाया है, टेबल बनाया है, जिससे आपको पता चल पाए कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल पाएगा या गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी, और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको किस रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। ठीक है, तो पहले हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल की जो है 122 सीट्स हैं। ओपन कोटा से अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल सीट्स हमारी 41 है, एससी कैटेगरी की 20 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी की 13 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी की 4 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस की 9 सीट्स हैं। वुमेन कोटा की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 6 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है वुमेन कोटा से, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं। डीपीडब्ल्यू कोटा से बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट हैं और वो भी कितनी है, 2 सीटें हैं। ऑर्फन कैटेगरी के लिए भी सिर्फ और अनरिजर्व में 2 सीटें हैं, और पीएच कोटा के लिए भी क्या है, आपकी एक ही सीट है, वो भी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो उसमें और जो फर्दर सब कैटेगरी है वो इंक्लूड नहीं की गई है डीपीडब्ल्यू, ऑर्फन और पीएच कोटा में। अब बात करते हैं ओपन कोटा अलॉटमेंट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपने जीएनएम का एग्जाम दिया था तो आपको जो है ओपन कोटा से किस रैंक तक सीट मिल सकती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 41 रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, एससी कैटेगरी से हो तो 172 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 100 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, एसटी कैटेगरी से हो तो 164 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 123 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ओके, तो इतना समझ आ गया, ये ओपन कोटा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वुमेन कोटा की, यानी कि जिसको भी जो ऐसी गर्ल कैंडिडेट्स होंगी जिन्होंने जीएनएम का एग्जाम दिया है, अगर उनको ओपन कोटा में सीट अलॉट नहीं हो पाती, अगर उनकी रैंक उसके अंदर नहीं आ रही है, तो वो वुमेन कोटा भी एक बार चेक कर ले। वुमेन कोटा किसको लगेगा, जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं और जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 83 रैंक तक जो है आपके चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने के। एससी कैटेगरी है तो आपके 194 रैंक तक जो है आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से हो आप तो 126 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस से हो तो 143 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब मैं बता दूं कि काउंसलिंग किसको करवानी चाहिए। तो पहले ओपन कोटा की बात करें तो ओपन कोटा में जो है, अगर आपको लगता है कि आप ओपन कोटा से ही हो और कोई आपके पास कैटेगरी वगैरह नहीं है, तो आप जो है 60 या 70 रैंक तक अगर आपकी आ रही है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप जो है काउंसलिंग करवा लेना। एससी कैटेगरी से हो तो 250 से लेकर 300 तक अगर आपकी रैंक भी है तब भी आप काउंसलिंग करवा लेना। ओबीसी से हो अगर तो आप 150 या 170 के आसपास तक जो है आप काउंसलिंग करवा लेना। एसटी से होकर आप हो तो जो है 250 300 मतलब 300 रैंक तक जो है आप काउंसलिंग करवा सकते हो, और ईडब्ल्यू से हो तो 150 से 170 रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप काउंसलिंग करवा लेना। वुमेन कोटा की काउंसलिंग की बात करूं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और वुमेन कोटा आपके पास है, मतलब वुमेन कोटा के लिए एलिजिबल हो, तो आप जो है 100-120 रैंक तक, ठीक है, मतलब 120 रैंक तक जो है आप काउंसलिंग करवा लेना। एससी कैटेगरी से हो तो आप 250 से 300 अगर रैंक भी आ रही है आपकी, मतलब 300 रैंक तक आ रही है, तब भी आप काउंसलिंग करवा लेना। ओबीसी कैटेगरी से हो तो 200 रैंक तक आप करवा लेना, मतलब 180-200 तक आपकी रैंक है तो आप काउंसलिंग करवा लेना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तब भी आप जो है 170-180 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तब भी आप काउंसलिंग करवा लेना। ठीक है, तो ये हमने वुमेन कोटा की बात करी। अब हम बात करते हैं डीपीडब्ल्यू, ऑर्फन कोटा और पीएच कोटा। तो डीपीडब्ल्यू कोटा में जो है सीट जो मिलेगी फर्स्ट काउंसलिंग में वो 568 रैंक तक मिलेगी।
आ गई बात समझ में। और ऑर्फन कैटेगरी की फीमेल कोई भी नहीं है, मैंने पूरे रिजल्ट में चेक करी, तो यहाँ पर जो है सीट खाली रह जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि किसी ने अप्लाई ऑर्फन कैटेगरी से नहीं करा है, कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट नहीं है। और पीएच कोटा की अगर हम बात करें तो 824 रैंक, यानी कि पीएच कोटा का मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से एक ही गर्ल कैंडिडेट है पूरे मतलब जीएनएम के रिजल्ट में, तो उसको जो है सीट मिल जाएगी, 100% सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो पीएच कोटा को घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आराम से सीट मिल जाएगी। अब बात करें हम मेल जो आपका क्या बोलते हैं मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी टोटल सीट्स हैं जीएनएम की वो आपकी 32 है, ठीक है। 122 आपकी किसकी थी, फीमेल की थी, और 32 आपकी किसकी है, क्या बोलते हैं मेल की, ठीक है। और इसमें सिर्फ ओपन कोटा ही है, इसमें आपका ना तो डीपीडब्ल्यू कोटा है, वुमेन कोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ना तो डीपीडब्ल्यू कोटा है, ना ऑर्फन कोटा है, ना पीएच कोटा है, सिर्फ आपका ओपन कोटा है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो बात कर लें सीट्स की, अगर ओपन कोटा से है और अनरिजर्व कैटेगरी से 18 सीट्स हैं मेल के लिए, एससी कैटेगरी से 8 सीटें हैं मेल के लिए, ओबीसी से 3 सीटें हैं, एसटी की कोई भी सीट नहीं है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी का अगर कोई भी है तो वो जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट कर सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं ओपन कोटा से, ठीक है। अब बात करें ओपन कोटा अलॉटमेंट की, तो देखो अगर कोई भी मेल कैंडिडेट है जिसने क्या है एएनएम का जीएनएम का एग्जाम दिया होगा, तो अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 225 रैंक तक जो है उसको आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर वो एससी कैटेगरी से है तो 375 रैंक तक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ओबीसी कैटेगरी से है तो 258 रैंक तक मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 1540 रैंक तक मिल जाएगी। और जो भी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है और जिसने जीएनएम का एग्जाम दिया है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जिसने भी दिया था जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता है और वो मेल कैंडिडेट है और जिसने जीएनएम का एग्जाम दिया है, तो वो सभी सेलेक्ट है, मतलब सभी को गवर्नमेंट सीट अलॉट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि 3 आपकी ईडब्ल्यूएस की सीटें और 3 ही कैंडिडेट्स हैं, तो सभी की सभी सीटें जो हैं तो आपको अलॉट हो जाएंगी, अगर आपके मार्क्स जो है वो 50 से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि 50 से कम मार्क्स वालों की काउंसलिंग नहीं हो रही है, ओके। तो इतनी बात समझ आ गई। ये रैंक हो सकते हैं 1540 वाली है, मुझे ये नहीं पता कि 50 से ज़्यादा मार्क्स है या कम है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, तो ये मैंने चेक नहीं करा था। अगर कम होंगे तो शायद उसकी काउंसलिंग होगी नहीं, वरना अगर हो रही होगी काउंसलिंग तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, और इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी से जो है अगर आपकी 250 या 270 तक रैंक है तभी काउंसलिंग करवाना मेल कैंडिडेट्स जीएनएम में, और एससी कैटेगरी से हो तो 450 तक अगर आपकी रैंक है तभी काउंसलिंग करवाना, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 300 या फिर 320 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तभी काउंसलिंग करवाना, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, हाँ ईडब्ल्यूएस की तो जरूरत ही नहीं, उसके तो सभी कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो अब आई होप आपकी कोई भी नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोले थे कि आप एएनएम और जीएनएम के लिए बताते नहीं हो, सिर्फ कहते रहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ी टाइम की कमी की वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा था, तो अब मैंने फाइनली बना दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल लगी होगी। अब मैं सोच रहा था कि लाइव आऊँगा, तो अब मैं देखता हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे काउंसलिंग रिलेटेड तो उनका मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।